स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। और क्योंकि आप हमसे बार बार डिमांड रखते रहते हो कि भाई हॉरर पॉडकास्ट लाओ, थोड़ी सुपर नेचुरल बातें करो, थोड़ी ऐसी बातें करो जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो उसी बातों को आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए एक और मजेदार एपिसोड लेके आने के लिए हमने आज बुलाया है हमारे भाई गौरव खटारे जी को, जो स्पेशली हमारे लिए भोपाल से आए हैं। स्पेशली भाई ने ट्रैवल करा है और आज हम लोग आपके लिए एक बढ़िया सा एपिसोड निकालेंगे। सबसे पहले तो वेलकम भाई जी। थैंक यू भाई। और हम आपका कंटेंट देखते हैं, हमें बहुत पसंद आता है, तो हमें लगा साथ में हमें मिलकर एक एपिसोड करना चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो आजकल जो पैरानॉर्मल चीज़ों में बात चल रही है वो चल रही है ये हॉरर गेम्स की। लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। चार्ली चार्ली हो गया, ब्लडी मैरी हो गया, वो उइजा बोर्ड हो गया। और आप ने काफ़ी रिसर्च भी करी है, आपने खुद काफ़ी कंटेंट बनाया है इससे रिलेटेड। तो मैं चाहता हूँ कि इसी से आज शुरुआत करते हैं। पैरानॉर्मल गेम्स कैसे, कितने रियल है ना, किस हद तक फेक है। जो रियल है वो काम कैसे कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कैसे हो रही है चीजें, भूत वहां पे एग्जिस्ट कैसे कर रहा है। और इनके बारे में भी बैक स्टोरी नहीं पता लोगों को, ऊपर ऊपर से पता है अच्छा ये होता है वो होता है। तो आपको तो पता है इस बारे में, तो बताओ। देखो भाई, ये जितने भी पैरानॉर्मल या फिर स्कैरी गेम्स है ना, इनकी शुरुआत इस कॉन्सेप्ट से हुई कि इंसान हमेशा से आत्माओं की दुनिया में कांटेक्ट बनाना चाहता है, आत्माओं से बात करना चाहता है, और उसके पीछे का रीज़न होता है ग्रीड। कोई भी इंसान जिसने भी इस टाइप के गेम्स को डिज़ाइन किया था अर्लियर पहले, उनका यही कॉन्सेप्ट था कि भाई आत्माओं से बात करो और आत्माएं हमारे सवालों का जवाब देंगी। हमारे गेम्स हैं ब्लडी मेरी, चार्ली चार्ली, एलिवेटर गेम, ओइजा बोर्ड, वीजी बोर्ड भी बोलते हैं बहुत से लोग। ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, है ना। तो सबका कॉन्सेप्ट वही है कि आपको आत्मा को बुलाना है हमारी दुनिया में। कुछ गेम्स डेयरिंग्स के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए लोग खेल लेते हैं ना भाई, और इनका अंजाम कभी कभी बहुत बुरा भी हो जाता है। ये तो कुछ तगड़ी ग्रीड है भाई, अपने मतलब के लिए भूतों से या आत्माओं से कांटेक्ट करो, और फट नहीं रही है बल्कि। लोग करते भाई, लालच इस हद तक जा सकता है, आदमी कुछ भी कर सकता है। सही में। वीजी बोर्ड जो है उसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि भाई आप एक आत्मा को अपनी दुनिया में बुलाओगे और उससे सवाल पूछोगे और वो जवाब देगी आपको। उन जवाबों का यूज़ करके वो आत्मा आपको चाहे तो करोड़पति बना सकती है, आपके हर सपने को पूरा कर सकती है। लेकिन अगर गलत आत्मा आपने बुला ली तो ये भी हो सकता है कि वो आपका पूरा लाइफ ख़राब कर दे। लेकिन अगर जो आप कह रहे हो कि आपको करोड़पति बना सकती है, वो आत्मा भी तो इन रिटर्न कुछ लेगी। डेफिनेटली भाई, हो सकता है हम भी करें। आत्मा आपसे रिटर्न में लेती है, लेकिन बहुत इनडायरेक्ट तरीके से लेती है, इन फॉर्म ऑफ लाइफ, योर लाइफ। अच्छा देखिए, या तो आपने सुना होगा इल्यूमिनाटी के बारे में। इल्यूमिनाटी में क्या होता है भाई, शैतान के साथ, सैटन के साथ एक डील होती है। आप अपनी आत्मा सैटन को दे देते हो, उसके बदले में वो आपकी हर इच्छा पूरी करता है। ऐसा क्यों होता है भाई? सैटन पावरफुल बनना चाहता है, वो चाहता है डेविल जितने ज़्यादा लोग उसको फॉलो करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी पावर बनेगी, दुनिया में बढ़ेगी उसकी पावर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। कोई भी आत्मा को आप बुला रहे हो, है ना, और वो आपकी दुनिया में आ रही है, तो वो या तो आपको या तो आपके आसपास मौजूद उन लोगों को अटैक ज़रूर करेगी जो वल्नरेबल हैं। भाई ये गेम खेलना इतना सिक्योर नहीं होता। मैं बताऊँ आपको क्या है, घोस्ट आत्मा या जो भी हैं, ये उन लोगों पर डेफिनेटली अटैक करते हैं इस दुनिया में। अगर वो आ गए और आपने उन्हें बुला लिया, अगर आप वल्नरेबल हो, अगर आप क्षीण हो, कमज़ोर हो, आपका ऑरा अगर पावरफुल नहीं है, वो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे, वो अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। एक चीज़ बताता हूँ भाई इसमें, ये तो हमारे यहाँ भी बोला जाता है हमारे गांव में कि जब भी कहीं बाहर से हम आते हैं तो आत्माएं साथ आ जाती हैं और चली भी जाती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, घर में कोई ऐसा सदस्य होता है भाई जो उनका टारगेट बन जाता है, इजी सॉफ्ट टारगेट। वो उसके शरीर में रहने लगती हैं। इंसान को पता नहीं होता कि उसके शरीर में एक आत्मा नहीं बल्कि एक और आत्मा आके रहने लगी है। अब उस आत्मा की वजह से उस इंसान का नेचर चेंज होगा, उसको ज़्यादा भूख लगेगी, वासना उसके अंदर बढ़ेगी, वो क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा। और वो नहीं कर रहा, उसके नेचर में सडन चेंजेस जो है ना, वो इसलिए आए हैं क्योंकि भाई वो अब आत्मा अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रही है उसके शरीर के थ्रू। वो प्रेत आत्मा है, वो भटक रही थी, उसको एक शरीर की आवश्यकता थी। अब आपने हॉरर गेम्स खेल कर, स्कैरी गेम्स जो रहते हैं, आपने एक आत्मा को बुला लिया और आप चाह रहे हो कि वो जिन्न की तरह आपकी इच्छाएं पूरी कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ के बदले में वो लेगी, आपकी सोल का कोई हिस्सा लेगी या आपके शरीर में वो रहने लगेगी, आपको पता नहीं चलेगा।
और आपकी ग्रीड को वो इस डायरेक्शन में ले जाएगी कि उसकी भी इच्छाएं पूरी हों। कई बार फैमिली मेंबर भी तो आपको बलिदान करने होते हैं कि भाई हाँ, एक डील हो सेक्रीफाइस जाती है। करना पड़ता है, बट वो गेम के रिचुअल में होता है। अच्छा। हम जो गेम्स की बात कर रहे हैं उनमें सेक्रीफाइस नहीं किया जाता, वो इजी होते हैं, कोई भी खेल सकता है। बट इनमें ऐसा भी होता है कि अगर आपने इनका रिचुअल अच्छे से फॉलो नहीं किया, कुछ मिस्टेक हो गई आपसे, तो आत्मा अगर आपकी दुनिया में आ गई है और आपको उसे वापस भेजना नहीं आता, कंट्रोल करना नहीं आता, और आप एक अलग टाइप के इंसान हो जो कि सॉफ्ट टारगेट है, तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस। बट भाई ये गेम्स रियल होते हैं क्या? आपको क्या लगता है पर्सनली? भाई ये जो गेम्स होते हैं ना, इनमें से केवल 5% गेम्स ही जो हैं, जो रिचुअल्स हैं, गेम्स नहीं, जो रिचुअल्स होते हैं ना, वो सही होते हैं। उनका यूज करके आप बुला सकते हो आत्मा को, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है उस चीज के लिए। जैसे कि हमारे इंडिया में तंत्र साधनाएं होती हैं, तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं, हर कोई नहीं बन सकता। उसके लिए आपको वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है, आपको अपने को उस लायक बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने आज वीजी बोर्ड खरीद के लाए मार्केट से और खेला और आपने आत्मा को बुला लिया। अगर इतना आसान होता तो सही फिर बात। तो इस दुनिया में उथल पुथल मच गई होती तो सर भाई। आप रिचुअल से ये कहना चाह रहे हैं, मतलब अगर कोई वीजा बोर्ड कर रहा है तो उसको उसके स्टेप्स पता है और सही तरीका पता है बुलाने का? तो मे बी तो आ सकती है। आ सकती है, आ सकती है। अच्छा। इसका एक किस्सा बताता हूँ कि वीजी बोर्ड का जब कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ था, तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम था। तो जैसे अपने यहाँ अभी टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, जो भाई कार्ड्स रीड करके बताते हैं फ्यूचर, इस टाइप से कुछ लोग होते थे जो वीजी बोर्ड से आत्माओं को बुलाकर सवालों के जवाब देते थे। अच्छा। हाँ, इंडिया में नहीं, फॉरेन में चलता था, यूएस में ही हुआ था इसका इन्वेंशन। तो थोड़ी इसकी इन्वेंशन की बात करते हैं, थोड़ी इसकी बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ी बताओ। interesting है इसकी उइजा कहानी। बोर्ड के ये आया कहाँ से, किसने बनाया, कौन, मतलब ये तो पता, नाम वाम तो हो ना हो, लेकिन हुआ कैसे, थोड़ा बताओ। एक बिजनेसमैन था भाई यूएस का, उसके बिजनेस की चल रही थी बहुत फटेहाल हालत, ठीक है। और वो गया एक लेडी के पास जो वीजी बोर्ड से उसके सवालों के जवाब देती थी। सबसे अच्छा। पहले तो ये हुआ था, कमर्शलाइजेशन की बता रहा हूँ मैं आपको कहानी। ये हमारे आसपास आजकल मिलने लग गए ना, वीजी बोर्ड इतने फेमस हो गए, उसके पीछे की क्या कहानी है। तो भाई उसके सवालों के जब सही जवाब मिलते थे तो उसको हुई ग्रीड, उसका दिमाग घुमा कि भाई मैं डायरेक्ट ये काम करता हूँ। तो उसने वीजी बोर्ड को अच्छे से चलाना, आत्मा को बुलाना सीखा, प्रैक्टिस करी उस चीज़ की। बहुत टाइम लगा उसको, लेकिन उसने उस चीज़ में सक्सेसफुल हो गया वो, कि उसने बुला ली। और उसके बाद उसको वो आत्मा जो भी इंस्ट्रक्शंस देती थी कि भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये करो वो करो, वो सब वो करता जा रहा था। और उसका अच्छा खासा, मतलब वो पूरी कंगाली से निकल के करोड़पति बन गया था। अच्छा। ठीक। अब उस आत्मा ने इसको बोला कि भाई मतलब इसने सोचा कि ये इतनी बढ़िया चीज़ है तो मैं इसको भी बेचता हूँ, वीजी बोर्ड का ही प्रोडक्शन चालू करता हूँ। ठीक है, बताओ। हाँ। मतलब इतनी खतरनाक चीज़ दुनिया में फैलाना चाह रहा था। तो उसने जब वीजी बोर्ड का यूज़ कर रहा था लास्ट टाइम जब भी उसने किया, तो उसको एक जवाब मिला कि वो आत्मा उससे गुस्सा हो गई, जो भी थी वो आत्मा थी, एक थी या अनेक थी पता नहीं। तो ये उसका जो स्ट्राइकर होता है जो, वो सवाल का जवाब देना बंद कर देता है और फिर वो अपने आप मूव करता है। वो फिर वो बताता है जो बताना चाहता है, आपके सवालों का जवाब नहीं देता। तो जब इसके मन में ऐसा ख्याल आया कि भाई इसका कमर्शलाइजेशन करते हैं, तब वो आत्मा उससे नाराज़ हो गई और उसने उससे बोला कि भाई अब तुम्हारी मौत आने वाली है, या तो तुम खुद मर जाओ। अच्छा, मतलब उसके हाथ में नहीं रही अब चीजें, अब हाँ, अब वो चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं। क्या है कि कोई भी चीज़ हमारी दुनिया में आती है तो वो धीरे धीरे एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो भी पावरफुल बन जाती है। जब वो नई नई आती है तो वो थोड़ी सी वीक होती है। तो भाई उस बंदे को फिर फाइनली जिस बिल्डिंग को उसने खड़ा किया था वीजी बोर्ड से पैसे कमा के, उसी की छत से जाकर फिर उसने अपनी लाइफ ख़त्म कर दी थी, सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर ली थी। और ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से लोगों ने ये कहानी इतनी फेमस हुई कि वीजी बोर्ड का यूज, उसकी डिमांड बढ़ गई, सबको लगने लग गया यूएस में कि भाई वीजी बोर्ड चलाओ, आत्मा को बुलाओ, करोड़पति बन जाओ, जान की कोई फिक्र नहीं है, वैसे ही भाई गरीबी से मरना है, इससे अच्छा भाई आत्मा को बुलाओ। तो ये ऐसा बिजनेस बन गया कि भाई पहले यूएस में फेमस हुआ, फिर ऑल ओवर दी वर्ल्ड, अभी तो इंडिया में भी मिल जाता है टॉय स्टोर पे। बट वो चीज़ अलग है। देखो, आपको टॉय, कोई गन मिल गई, आपको नहीं आती चलानी तो वो एक खिलौना है, लेकिन अगर आपको उसका गलत यूज़ करना आता है तो आप उससे बड़े बड़े क्राइम कर सकते हो। आपको यूज करना आता है सर ऊर्जा बोर्ड? कभी खेला आपने? देखो, मैंने देखा तो है, बट इन सब चीज़ों से मैं खिलवाड़ करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि जब हमको मालूम है कि आग से जल सकते हो तो उनसे बिल्कुल मजाक नहीं।
बिल्कुल। तो सर चलो ये तो वीजा बोर्ड की बात हुई, कई गेम्स ऐसे हैं ब्लडी मैरी या जो बच्चे हॉस्टलों में प्रैक्टिस करते हैं, इसके भी तरीके बताए हुए हैं। तो इससे रिलेटेड कोई बात आपके पास नॉलेज हो कि क्यों वो दिखती है 3 बजे, या इसके पीछे की साइंस है, कुछ कुछ बताओ इसके बारे में। भाई देखो, सबसे ज़्यादा फेमस इंडिया में ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी जो रिचुअल है, उसमें आपको कोई डिवाइस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। रात को 3 बजे आपको बाथरूम में जाना है, एक कैंडल की लाइट में कांच के सामने खड़े होना है और 3 बार उसका नाम बुलाना है। उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि वो ब्लडी मैरी जो है वो आपको शीशे में दिखाई देगी। या तो आपका ही चेहरा विकृत हो जाएगा या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाई देगी, राइट। अब यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप बस उसको फन के लिए खेल रहे हो कि Experience के मैं लिए। एक्सपीरियंस के लिए, डेयरिंग दिखाने के मतलब लिए कि क्वेश्चन हाँ, आंसर नहीं होंगे नहीं कोई उससे, क्वेश्चन बस आंसर वो नहीं, झलक दिखा के चली जाएगी। चली जाएगी। यहाँ पर लोग इस गेम को क्यों खेलते हैं? क्योंकि ये ह्यूमंस की साइकोलॉजी होती है कि जहाँ पर उनको दिखता है अनसर्टेनिटी, कि हम करके देखते हैं कुछ नहीं होता, उंगली करने की जो आदत उंगली होती है। करने की जो आदत होती है ना, उस चीज़ ने इसको बहुत ज़्यादा फेमस किया है। लेकिन और बहुत से लोगों को दिखी भी हैं। आप जब इंटरनेट पर आप सर्च करोगे या देखोगे, लोगों का एक्सपीरियंस सुनोगे, तो उनको दिखा है कुछ। ऐसा भी बताया जाता है कि ब्लडी मैरी गेम खेलने के बाद, रिचुअल को अच्छे से परफॉर्म करने के बाद, कभी कभी वो वापस जाती नहीं, वो घर में ही रह जाती है। वापस भेजने की रिचुअल क्या है सर वैसे? वापस भेजने का रिचुअल बस इतना सा होता है कि आपने 3 बार ब्लडी मैरी बोला, वहाँ पर आप खड़े रहे, आपने कांच में देखा, आप शांति से खड़े रहो, डरो मत। आपको अपने कंधे पर या आपको अपनी हाथों में एक वजन टाइप का महसूस होने लगेगा। आप खड़े रहो आराम से, जैसे ही आपको लगेगा सब हल्का हो गया है, कंधे पर कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है, तो आप धीरे से आप बाथरूम से बाहर आ जाओ, आप लाइट ऑन कर सकते हो, वो चली जाएगी। और रह गई तो फिर तुम्हारी बैंड बजेगी। रह गई तो फिर बैंड बजेगी। लेकिन उसके पीछे एक बहुत अ, अलग टाइप की स्टोरी भी है, मैं आपको बताता हूँ। उसके पीछे एक रीज़न है। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल रात को 3 बजे आपको ब्लडी मैरी गेम खेलना है, तो पहले तो आप रात को 3 बजे तक जागोगे। रोज़ कोई इंसान जो जागता है उसकी बात नहीं कर रहे। मैं रात को 3 बजे तक जागा, मुझे नींद आ रही है, ठीक है, मुझे मालूम है कि मैं एक आत्मा को बुलाने वाला हूँ जो शीशे में मुझे दिखेगी। अब मैं गया, बाथरूम का गेट बंद किया, अंधेरे बाथरूम में कैंडल जलाई, सोचो क्या एनवायरनमेंट क्रिएट होता होगा। एकदम शांत भी होता है रात के 3 बजे। रात को 3 बजे कितना खौफ का माहौल होता होगा, और उसके बाद आप उसका नाम ले रहे हो। नाम लेके आप उसको बुला के कांच में आपको लगातार देखते रहना है जब तक आपको वो दिखाई ना दे जाए। ये आप नॉर्मल भी कभी करके देखना। दिन के टाइम में आप शीशे में अगर 5 मिनट तक खुद की शक्ल को देखते रहोगे ना भाई, तो आपको कुछ ना कुछ इल्यूजन दिखेगा। लगातार आप अपनी शक्ल को ही देखते रहोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखेगा आपको, एकदम से क्या बोलते हैं उसको, भ्रम जिसको बोलते हैं, भ्रम होता है। और जब लाइट नहीं है, कैंडल लाइट में आपके चेहरे पर वैसी शेडो नीचे से पड़ रही है, आपका चेहरा डरावना दिख रहा है, आप लगातार खुद को देख रहे हो, नींद में हो, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, और आपके दिमाग में बात भी डाल दी गई है कि कोई आएगा। कि कोई आएगा। सोचो हल्की सी भी आहट हो गई, हवा चलने से कोई चीज़ गिर गई वॉशरूम में, कुछ भी हुआ, तो आप तो यही मानोगे कि हाँ ब्लडी मैरी आ कोई गई है। हाँ हाँ हाँ। है ना। अब एक बार आपके दिमाग में ये बात आ गई कि ब्लडी मैरी आ गई है, तो आपके पास ऐसा कोई पक्का तरीका नहीं है कि आप उसे वापस भेज पाओ। बुलाने के तो इतने स्टेप बता दिए हैं, वापस भेजने का क्या है, शांति से खड़े रहो, ऑब्जर्व करो, महसूस करो। सोचो किसी इंसान की जिंदगी पे कितना बुरा फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा, अगर उसे ये पता चल जाए कि मैंने आत्मा को बुला लिया जबकि कुछ नहीं बुलाया। वो एक रानी का नाम था ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी रानी जो थी ना, उसने राज्य प्राप्त करने के लिए इतने लोगों को मरवाया था कि उसका नाम ही लोगों ने ब्लडी मैरी रख दिया था। ठीक। और तब से मतलब ये चला आ रहा है कि भाई ब्लडी मैरी बहुत ही क्रूर होती है। वो एक रानी का नाम था, वो कोई चुड़ैल नहीं थी, लेकिन रिचुअल बना दिया ब्लडी मैरी। अब रात में कोई बच्चा अगर खेल रही है चीज, सोचो उसकी साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या होगा। सेम एक और गेम है बाथ गेम, उसमें भी यही फंडा चलता है। उसमें आपको रात में बाथ टब में जाना है, नहाना है, वापस निकलना है, और ऐसा बताया जाता है कि आपके पीछे पीछे आत्मा आ जाएगी और पूरे एक दिन आपके साथ रहेगी, और अगले दिन वो आप उसे वापस भेज दोगे। आपको अगर बता दिया जाए कि भाई आत्मा अब मेरे साथ घूम रही है एक दिन तक, कुछ भी अनहोनी होती है, कुछ भी कोइंसिडेंस ऐसा होता है, भाई आदमी पागल हो जाएगा। सही बात है। वो किसको बताएगा, कोई इसकी बात का यकीन नहीं आदमी तो करेगा। यही सोचता रह जाए गई के नहीं गई, जब आई नहीं आई ही उसके दिमाग में हो
तो जाएगी भी उसके मुझे दिमाग एक से ही। ईमेल आया था अभी कल परसों रात को, एक लड़का था, वो बोलता है कि मेरे रूम में एक शक्ति है, और ऐसा बचपने टाइप की बातें कर रहा था, वो मेरी एनर्जी ले रही है, ये है वो है। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई ये सब फालतू चीज़ों पे मत कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, अपना पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रह, कुछ नहीं होता। बोलता नहीं नहीं वो एक जिन्न है, ये है वो है। और तो मैंने कहा भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसका नाम सलीम ऐसा कुछ नाम था, भूल गया मैं। तो मैंने बोला भाई तो तुझे लग रहा है अगर ऐसा कुछ है तो अपने पेरेंट्स से बात कर, पेरेंट्स को बता प्रॉब्लम क्या है तेरी। मैंने कहा यार पेरेंट्स से अच्छा गाइड कौन कर सकता है? तो उसने मुझे वो बात बताई, बोले एक्चुअली मुझे पेरेंट्स ने ही बताया है कि तुम्हारे साथ जिन्न है। और अब आप सोचो कि वो तो बच्चा है छोटा, पेरेंट्स को ही उसने बात करते सुना कि अरे इसके पास जिन्न है, इस पे असर है, और इमाम साहब भी आए, उसने पूरी बताई मुझे मेल पे लिख के कि इमाम साहब ने हमारा किया, बट वो जिन्न कुछ नुकसान नहीं पहुंचा था, वो है मेरे साथ अभी, और ऐसा 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 है। तो मुझे वही लगा, मैंने कहा यार एक तो ये छोटा सा बच्चा है, अब इसके दिमाग में बात डल गई, और सबसे बड़े हमारे लिए तो भगवान पेरेंट्स ही होते हैं भाई। पेरेंट्स ने बोल दिया वो चीज़ सत्य है, अब पेरेंट्स ने बोल दिया कि जिन्न है बेटा, तो बच्चा तो वही मानेगा ना। मैं गौरव कटारे या प्रधानमंत्री आके भी बोल दे कि नहीं है, वो नहीं मानेगा, सही बात उसके मन में वो बात बैठ गई है। भाई, वो तो पूरी जिंदगी फिर डर में ही जिएगा ना, कौन है क्या है, कुछ हो गया हाँ, तो उसी पे वही आएगा दिमाग में, सबसे पहली चीज वही आएगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है, अंधविश्वास ने इन सब चीज़ों को करप्ट कर दिया है। जो एक्चुअली में जो चीज़ एग्जिस्ट भी करती है ना, लोग उस पर भी बिलीव नहीं करते, और जो नहीं करती एग्जिस्ट लोग उसको मानते हैं। रिप्रेजेंटेशन को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे कि आप समझो कि आपके हिसाब से भूत क्या है, आत्माएं क्या हैं, घोस्ट कैसे दिखते हैं, जैसे आपको मूवीज में दिखाया है, वो रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअली में वो होते हैं लेकिन वैसे नहीं होते। भाई आपके हिसाब से थोड़ी भूत की बात करते हैं कि कब इंसान भूत बनता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो हमारी पहले फोन पे हो रही थी कि हनुमान चालीसा से ही क्यों भूत भागते हैं, क्या ऐसा है उसमें हनुमान चालीसा की पावर, थोड़ी बताओ। बिल्कुल भाई, सबसे पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं कि भाई भूत क्या होते हैं। भूत होता है पास्ट, आपका अतीत। आपने अतीत में जैसे अपने कर्म किए हैं, उस हिसाब से आपकी आत्मा अशुद्ध होगी, ठीक है। और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद जब आप पुनर्जन्म की स्थिति में रहोगे, देखो क्या होता है कि मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, है ना। अपनी आत्मा को शुद्ध करके ईश्वर तत्व से मिल जाना, आपकी मुक्ति हो गई, आपका फिर से पुनर्जन्म नहीं होगा। ये मैं किस हिसाब से बता रहा हूँ, ये महर्षि पतंजलि की जो योग शास्त्र है उनका, उसमें बताया गया है जीवन का उद्देश्य ये है, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। अब जब आपकी आत्मा के शुद्धि के लिए आपने कुछ नहीं किया, जीवन पर्यंत आप पैसा कमाते रहे, भोग विलास में लगे रहे, भाई बच्चे की शादी करनी है, घर बनाना है, ईएमआई भरनी है, तो कहाँ आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाओगे? कोई नहीं कर पा रहा, तो मुक्ति नहीं मिलेगी, पुनर्जन्म होगा। लेकिन पुनर्जन्म होने के लिए भी आपकी आत्मा का थोड़ा सा शुद्ध होना जरूरी होता है। भाई आप बताओ कैसे पता चलता है कि कोई अंबानी घर में पैदा हो, कोई भिखारी घर में पैदा होगा? आप बोलते हो यार लकी है, देखो भाई चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ, ये देखो उसकी किस्मत देखो, फटीचर घर में पैदा हो गया। तो ये चीज़ कैसे डिसाइड होती है? आपके कर्मों के फल अब आपको मिलने हैं, प्रतिफल। आपने पहले किसी की किया होगा कुछ बुरा काम, तो जो उसके फल आपके रह गए, तो अब आप यहाँ आके भुगतोगे। आप कर्म करोगे, आपको फल नहीं मिलेगा, है ना। आप मेहनत करते रहोगे, जीवन सड़ता जाएगा आपका। लेकिन एक आदमी ऐसा होगा जो भाई बढ़िया कुछ नहीं कर रहा, मस्त मजे में कारें चला रहा है, फॉरेन ट्रिप कर रहा है। आप बोलो बताओ, जो ईश्वर है वो कितना अन्याय करता है? ईश्वर अन्याय नहीं करता, वो तो पूरा हिसाब किताब रखता है। तो यहाँ पर भूतों वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बीच की जो स्टेप होती है, जब आपका पुनर्जन्म नहीं हो पाता, आपकी आत्मा भटकती रहती है, तो आपको मिलते हैं दंड, दुख मिलते हैं आपको, ठीक। उनको भुगतने के बाद जब आपको समझ में आ जाती है कि हाँ हाँ, तब आपका पुनर्जन्म होता है। लेकिन उसी दौरान अगर आपकी वृत्तियां इतनी खराब हैं, आपके अंदर से गंदगी जा ही नहीं रही, तब बनते हो आप प्रेत। या हाँ, प्रेत योनि जो होती है, एक तो भूत योनि हो गई, है ना, अकाल मृत्यु से मर गए, पुनर्जन्म नहीं हुआ। एक होती है पितृ योनि के भाई, जिन पितरों को हम खाना चढ़ाते हैं वो भी हैं, मदद करते हैं, आते हैं, बात करते हैं, है ना। एक होती है प्रेत योनि। प्रेत क्या करते हैं? परेशान करते हैं। वो मर तो गए, लेकिन फिर भी उनका इस दुनिया से मोह नहीं छूटा भाई। वो आएंगे, परेशान करेंगे, जो मैंने बताया था, शरीर में प्रवेश करना, अपनी आसक्तियों को पूरी करना जो अभी तक अधूरी रह गई हैं, वो किसी और के शरीर में घुस के उसको पूरी करते हैं। अब इन सब चीज़ों का ऑल इन वन सोल्यूशन है हनुमान चालीसा।
हनुमान चालीसा की एक लाइन हर किसी को मालूम है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उसमें हनुमान जी को महावीर की संज्ञा दी गई है। ठीक, महावीर का मतलब आप नॉर्मली क्या होता है भाई, एक बंदा जो बढ़िया महावीर Superhuman। पावरफुल टाइप का हो, ठीक है, मतलब जिसका ऑरा पावरफुल हो। कैसे आपका ऑरा पावरफुल होगा? ऐसे नहीं होगा जैसे कि मान लो मुझे किसी जगह पर लगा कि यार गड़बड़ है और मैं हनुमान चालीसा बोले लग गया, उससे कुछ नहीं होगा। एक्चुअली कैसे होगा बताता हूँ आपको। इस लाइन का मतलब क्या है, इसमें संदेश क्या छिपा हुआ है इस लाइन में, ताकि सब समझें उस चीज़ को, उसको फॉलो करें। हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, कृष्ण की, राम की या बजरंगबली की, तो हम उनके फिजिकल रूप की पूजा नहीं करते कि गए और लड्डू चढ़ा दिया और तिलक लगा दिया, उससे कुछ नहीं होता। आप जब बजरंगबली के भक्त बनते हो तो आपको वो लाइफस्टाइल या जीवन शैली फॉलो करनी पड़ती है जो बजरंगबली करते थे। एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि ब्रह्मचर्य धारण करना, है ना, मांस मदिरा का सेवन ना करना, शक्तिशाली बनना, मित्रता वाला नेचर रखना। तो जब आप हर भगवान का आपने देखोगे अलग अलग गुण हैं, और बजरंगबली का आपने गुण फॉलो करते हो जब आप, तो आपके अंदर भी बजरंगबली आ जाते हैं, मतलब आप खुद महावीर बन जाते हो। आप जब वही चीज़ें फॉलो करोगे तो आपका ऑरा पावरफुल बन जाएगा, और जब आपका ऑरा पावरफुल बनता है तब आप वल्नरेबल नहीं रहते, तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच देख ही लेंगे भाई पहले से ही पावरफुल आदमी है, तो वो निकट नहीं आएंगे। यहाँ संदेश दिया जा रहा है, ये कोई भूत भगाने का मंत्र नहीं है कि आप भूतिया महल में जाके बोलोगे भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो भूत निकल के भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये आपको सिखाया जा रहा है कि आपके निकट भूत प्रेत हैं, घूम रहे हैं, इस कमरे में भी घूम रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि भाई क्या बात चल रही है क्या नहीं है, लेकिन वो आपके शरीर में घुसकर कब्जा नहीं कर सकते अगर आप महावीर हो। महावीर कैसे बन गए? हनुमान जी की जीवन शैली का इस्तेमाल करके, उस चीज़ को फॉलो करके। कोई अगर कृष्ण भक्त है, कोई भगवान राम का भक्त है, तो उसे पूजा नहीं करनी कि भाई, मतलब पूजा करो आप, वो पर कोई भाई बात देखा नहीं जाए है। पूरे तरीके से भी तो नहीं कर सकता ना कोई, थोड़ा कुछ कुछ धीरे धीरे लोग। कलयुग में तो आप नाम ले लो वही बहुत है। देखो मेरे भाई, बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप गलत काम करना बंद कर दो, ये सबसे अच्छा काम है। अच्छे कामों के लिए आप कितनी दौड़ लगा लो वो कम नहीं पड़ेंगे। आप भगवान राम को नहीं कर सकते, कृष्ण नहीं बन सकते आप, है ना, वो नहीं बनना हमको, बिल्कुल। है ना। गलत काम करना बंद भाई वो बन जाएंगे तो फिर भगवान ही हम नहीं बन जाएंगे। है ना। आपको उनके गुणों को धारण करना है, तो उसके लिए पहले आपको अपने अवगुणों को हटाना है। हमें नेगेटिव से पहले सफाई चालू करनी है। ऊपर तक पहुंचने की यात्रा तो बहुत लंबी है। जैसे कि एक तो है जीरो, जीरो मान लो आप इंसान, -1 है शैतान और +1 है भगवान, ऐसा मान के चलें। अच्छे काम करोगे तो इधर और बुरे काम करोगे तो इधर। तो जब मैंने बोला कि आप भगवान की लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो तो आपके अंदर वही गुण आ जाते हैं, आपका ऑरा पावरफुल रहता है। सिमिलरली अगर आप वो लाइफस्टाइल फॉलो करते हो जो शैतान करता है, तो आपके अंदर नेगेटिव गुण आ जाते हैं, और आपके अंदर भी शैतान आ जाएगा। शैतान से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, आपका ऑरा कमज़ोर पड़ेगा। जैसे कि एक नॉर्मल बता रहा हूँ, जैसे कि आप गलत सोच रख रहे हो लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, जो शैतान जो काम करता है समझ जाओ। मांस मदिरा खाने की सारी हदें पार कर दी, और मतलब बिल्कुल पिशाचों वाला आप जीवन जी रहे हो। आप कोई चीज़ें फॉलो ही नहीं कर रहे हो भाई, जो दिखाओ उसके साथ, जो करना है सो करो, कोई लाइफ के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो आपके अंदर नेगेटिव, और आप जा रहे हो -1 की तरफ। बिल्कुल। आप वल्नरेबल हो चुके हो। अब अगर आपके शरीर में कोई घुसना चाहेगा, मेरे शरीर में कोई आत्मा क्यों घुसेगी भाई? उसे कुछ खाना अगर है, मैं वो खाती नहीं हूँ खाना। उसे कोई गलत काम करना मैं करते ही नहीं हूँ भाई, तो मेरा शरीर तो उसके लिए यूजलेस है। लेकिन अगर कोई बंदा है जो सब काम कर रहा है, फॉलो कर रहा है डिमांड्स उसकी, कि चलो क्लब में भी चलना है, ये भी करना है, वो भी खाना है, तो भाई दारू भी चल रही है, चिकन भी चल रही है, ये तो खाना ही है। आत्मा को तो मजा आ जाएगा। आत्मा की पार्टी हो जाएगी। आदमी कहेगी आहा और सुट्टा दे और धुआं दे। हाँ, क्यों होता है ऐसा? आदमी बर्बादी की तरफ जाता है, सब एक जैसे ही पैदा होते हैं, कोई इस साइड चला जाता है, कोई उस साइड चला जाता है। तो आप इस चीज को समझो कि भाई हनुमान चालीसा कोई मंत्र नहीं है। हनुमान चालीसा एक संदेश है आपको बताने के लिए कि आपकी जीवन शैली कैसी होगी तो आपको क्या मिलेगा। ये हम नहीं समझते, बहुत कम लोग जानते हैं उस चीज को, है ना। तो बस ये सोचते हैं कि बताओ हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो भूत भाग जाएंगे। ऐसा होता है वैसे, एक कॉन्फिडेंस आता है। अगर किसी की शादी हुई पावर आ है, जाती किसी है। की शादी हुई, कॉन्फिडेंस आता है, आपको लगता कि नहीं, एक भ्रम भी पैदा हो गया ना भाई, वो बहुत शक्ति देता है आपको। सही बात है। मैं बता रहा हूँ, किसी की भी शादी हुई है यहाँ पे? नहीं नहीं भाई।
जब घर में छोटा बच्चा होगा तो ये चीज़ें बहुत चलेंगी, किसी ने जादू कर दिया, किसी ने काला जादू कर दिया, किसी की नज़र लग गई। और क्या होता है कि बच्चे बड़े मासूम होते हैं, वो फट से चीज़ें ऑब्जर्व पकड़ कर लेते लेते हैं कि हैं। कुछ है, आप नहीं समझ पाओगे। अब आप क्या करोगे भाई? कोई कितनी साइंस को मान ले कि नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, जब बच्चे पे बात आती है ना तो भाई सब साइंस को साइड में रख के पहले मंदिर भगता आदमी, कि पहले इसको टीका लगा दूं, तिलक लगा दूं, कुछ भी करूं, हर हद तक जाने को तैयार होता है। समझ रहे हो उस चीज़ को? तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि मतलब हनुमान चालीसा हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गई, वो आपको एक साइकोलॉजिकल पावर दे देती है। अभी कलयुग में तो आप कहीं फंस जाओ, आप बोल लो तो आपको आ जाएगा अंदर से कुछ थोड़ी देर के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि वहीं उसको यूज़ करके छोड़ दो, आप उस चीज़ का मतलब समझो, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, सही बात है ना? अब यहाँ पर अपन ये नहीं कहना चाह रहे कि भाई जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो खराब होते हैं, है ना? ये आज के ज़माने में तो बहुत चीज़ें बहुत माइनर लाइन, थिन लाइन हो गई है ना? एक अच्छा इंसान भी खा लेता है, बट आपको अपनी प्रवृत्ति कैसी है, आपकी सोच कैसी है ना? वो सोच ही अट्रैक्ट करती है अच्छाई को और बुराई को। सर कुछ इतनी सारी हॉरर बातें हो ही रही हैं, एंटिटीज की बातें हो ही रही हैं, कुछ किस्सा या कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल से अगर आप बता पाओ, कुछ ऐसा हुआ है आप? भाई बहुत बहुत बार हुआ है। तो डरा दो थोड़ा हमें अब। ये एक किस्सा बताता हूँ आपको, मेरे साथ ही हुआ था, है ना? ये है करीब मतलब 7-8 साल पहले की बात है। मैं और मेरा फ्रेंड, हम लोग कार से ऐसे घूमने निकल गए थे। मस्त, हमारा कोई डेस्टिनेशन नहीं था, हमने कहा चलो मस्ती करते हैं, 2-4 दिन की ऑफिस की छुट्टी थी, घूमेंगे फिरेंगे। तो यहाँ मैं भोपाल में रहता हूँ, तो हम गंज बासौदा साइड गए थे। अब वहाँ से क्या हुआ, रात को लौट रहे थे, रात को 1 बज गए थे करीब। अब भाई विदिशा पड़ता है, वहाँ एक ब्रिज है। तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई जाना है 1 नंबर। तो मैंने बोला ठीक है चले जाइए, तो वो हम अपना एरिया देखा ही हुआ है, कुछ नहीं है। तो वो उतर के, उसे पता नहीं क्या हुआ कि वो सड़क पे भी कर सकता था, आधी रात को कौन देख रहा है, वो उतर के नीचे चला गया। मैं गाड़ी में बैठा रहा भाई, तो थोड़ा सा मैं भी मतलब ज़्यादा होश में नहीं था, क्योंकि इतनी रात हो गई थी और दिन भर से घूम फिर रहे थे। तो सामने से एक अंकल आ रहे थे, तो मैंने कहा मतलब बोल को ध्यान ही नहीं दिया, सामने से आ रहा था कोई भाई। तो मैं दोस्त को देखने लग गया, आ नहीं रहा है। फिर मेरे को एकदम से क्लिक हुआ, मैंने कहा यार इतनी रात को सामने से कौन आ रहा है? मतलब एकदम से ही दिमाग में आई बात, कि मैं देखा तो कोई नहीं। तो मैंने कहा ठीक है चलो, ये हो गया होगा कुछ झोंका या फिर जो भी होगा, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पर। अब भाई दोस्त को मैं लगा रहा आवाज़ें, भाई आजा 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 आजा, फ़ोन भी गाड़ी में रख के चला गया, वो आ गया, आके बैठ गया, और हम लोग फिर चले भाई भोपाल की तरफ। तो क्या हुआ कि एक ऐसी जगह पहाड़ी टाइप की आई, वहाँ आसमान में तारे दिख रहे हैं और दूर दूर तक कुछ नहीं, फुल अंधेरा, बस कार की हेडलाइट। तो हमारी गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी बंद हो गई। तो अब मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी, नई है। अब भाई हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी को जैसे हम स्टार्ट करें तो हेडलाइट जले, तो मतलब हेडलाइट जब तक जल रही, इंजन नहीं चल रहा। इंजन स्टार्ट हो तो हेडलाइट ना जले, मतलब गाड़ी चल जाएगी तो पूरा अंधेरा, अब अंधेरे में आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। अरे तेरी। अरे मैंने कहा यार ये तो कभी नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब भाई क्या करें भाई, तो 2-4 बार ट्राई किया हमने, यूं जैसी चाबी करूं लाइट बंद गाड़ी चालू, या यूं करूं लाइट चली तो गाड़ी चली ही नहीं हो, या इतने अंधेरे में मैंने कहा तो ना हो पाएगा। और दोस्त ने भाई हरकतें करनी चालू करी। क्या हरकत? वो भाई कुछ नहीं बोल रहा, बहुत देर हो गई, मतलब मैं ध्यान भी नहीं दिया कि यार जब से मुद के आया है ना, इसने कुछ नहीं बोला है। बैठा 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 बैठा, मैंने कहा भाई अपन वो हुंडई का जो वो है उस पर नंबर नंबर है तेरे पास, मैंने कहा कॉल लगा, तो कुछ बोल ही नहीं रहा। अब मैंने अंदर की लाइट चालू करके देखी, भाई वो तो एकदम सुट्ट बैठा। अब मेरी, हाँ मैं समझ गया भाई, मैंने कहा ये ऐसी तैसी मतलब कराएगा, सामने ही देख रहा है बैठ के। सामने ही देख रहा है बैठ के। तो मैंने बोला भाई अरविंद क्या हो गया? बोलता भाई पीछे मत देखना। ओ भाई उसने जो ये लाइन बोली ना, मैं अभी तक नहीं देख रहा था पीछे, क्योंकि भाई कुछ क्या पीछे देखना, कुछ है ही नहीं, पीछे मत देखना। अरे भाई साहब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैंने कहा क्या बोल रहा है तू ये? गाड़ी चल नहीं रही, अपन ऐसी जगह पे, ना ना बाइक आ रही ना ट्रक आ रही, किसी से मदद ले ले, गाड़ी से निकलने की भी हिम्मत नहीं हो रही भाई, कहाँ जंगल है। और मैंने कहा क्या है पीछे? कह रहा भाई बस पीछे मत देखना, तू तो गाड़ी भगा। मैंने कहा गाड़ी चल ही नहीं रही तेरे से, तेरे को दिख नहीं रहा क्या, परेशान हो रहा? बोले चलेगी, चलाई, चल गई।
लाइट्स भी ऑन हो रही है। सब हो गया, चल गई गाड़ी। अब मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा अब नहीं देखना पीछे भाई, चलाओ, नहीं भगाओ देखना गाड़ी। पीछे। अब गाड़ी चल रही आगे जा रहे, तो एक नटेरन एक जगह है, गांव है नटेरन, वहाँ एक पुलिया पड़ती है, पतली सी पुलिया। वो एक्चुअली वो गांव तांत्रिकों का गांव है, तांत्रिक रहते हैं वहाँ पे। अच्छा। मैं भी रहा हूँ बचपन में वहाँ, 3-4 साल रहा हूँ मैं, मेरे पिताजी की पोस्टिंग थी वहाँ पे। तो एक गांव नॉर्मल अलग है जहाँ रहते हैं, और उसके बाहर एक ऐसा एरिया है जहाँ तांत्रिक ज़्यादा रहते हैं। तो वो जो ब्रिज है उसके पास वो लोग रहते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि रात में उस ब्रिज को पार नहीं करना चाहिए। ये मुझे बचपन से मालूम थी ये चीज़, क्योंकि मैं तो वहीं रहता था। हाँ। वो ब्रिज आया, बट मेरे दिमाग से वो चीज़ स्किप हो गई, क्योंकि हम तो भागने में लगे थे। अब तो भाई घर जाके ही कार रुकेगी। उसने कुछ नहीं बोल रहा, मैं भी समझ गया भाई कुछ मत छेड़ो इसको, क्या पता क्या चल रहा है। अच्छा, ये उस टाइम क्या था, मैं ये सब वीडियोस नहीं बनाता था, तब अपन नॉर्मल जॉब वॉब करते थे, एंजॉय करते थे लाइफ को। तो भाई जैसे ब्रिज आने को वो बोलता है भाई ब्रिज पार मत करियो, ब्रिज पे 12 लोग खड़े हैं। अरे अरे मैंने कहा क्या बोल रहा भाई तू? मैंने कहा ब्रिज तो बहुत दूर है अभी, बहुत दूर है अभी तो ब्रिज। मैंने कहा अभी तो हल्का ही सी झलक दिख रही है उसकी। बोले देख ले चल के, लेकिन पार मत करना। अब मैंने कहा क्या करें भाई, क्या करें? मन तो कर रहा था उसे भी कार से निकाल के फेंक दूं। मैंने कहा इतना डरा रहा है भाई, पीछे भी नहीं देखना है, कार भी नहीं। मैंने कहा तो क्या करे फिर? मैंने कहा यहाँ तो तांत्रिकों का गांव है। तो कार लेकर हम धीरे धीरे से गए, ब्रिज के पास लेके गए। मैंने हाई बीम पे लाइट जलाई, कोई नहीं था। मैंने कहा कोई नहीं है, पार कर दें क्या? बोले भाई थोड़ा पीछे चल ले, वहाँ एक मंदिर है। मैंने कहा चल भाई चलते हैं। हम गए भाई पलट के, और जैसे ही हमने कार घुमाई, कार हमारी फिर बंद हो गई बीच रास्ते पे। मतलब क्या, बहुत पतला सा रास्ता था गांव का। अब ऐसे ब्रिज के तरफ से मैंने टर्न करी उसको, तो वो जैसे टर्न हो रही थी वो बंद हो गई खट से फिर से। अब गाड़ी बीच रोड में ऐसे आड़े में। हाँ, मैंने कहा मैं पीछे देख लेता हूँ भाई, कोई टेंशन। पीछे देखा कुछ नहीं था। मेरा कॉन्फिडेंस, मैंने कहा अब तो भाई जान की बात आ गई है, क्या चल रहा है? तो आपने ये सोचा तो नहीं कर रहा, पीछे कुछ है नहीं? हाँ कुछ नहीं है, मैं अपनी समझ गया। मैंने कहा नौटंकी कुछ कर भी रहा। कर रहा हो, मैंने कहा भाई अब तो मंदिर जाएंगे। हाँ। अब तो मैंने कहा मंदिर जाएंगे। ठीक है, कार भाई ऐसी खड़ी हो गई। अब कार चली ही ना, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। पेट्रोल वेट्रोल भी सब डाला। भाई ट्रक आ गया इधर से, पीछे से ट्रक आया, थोड़ी हमारी जान में जान आई। भाई वो ट्रक वाला आता जा रहा, आता जा रहा, आता रहा। भाई सब कार बीच रोड पे आड़े में खड़ी बंद। वो सोच रहा कि शायद हम रास्ता रोकना चाह रहा है। अच्छा। उसे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उसका रास्ता रोक रखा हुआ है, बदमाशी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। भाई वो रोक नहीं रहा। उसने तो अपनी मैं- हॉर्न बजाना चालू कर दिया दूर से। अब हम, भाई मैं तो निकल आया गाड़ी से, मैं खड़ा हूँ। मैंने कहा भैया भैया भैया। वो बिल्कुल पास आके उसने रोकी। बोले क्या है भाई ये वो? मैंने कहा भैया गाड़ी खराब हो गई है। कल अच्छा ठीक है। फिर वो निकले, इन लोगों ने धक्का वक्का करके हमने साइड में गाड़ी खड़ी कर दी। वही वो चला गया। मैंने कहा ठीक है भाई क्या करें अभी तक। अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, ये पूरा फियर का माहौल चल रहा है। भूत नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया भाई गाड़ी में कोई नहीं है, ये बेवकूफ़ बना रहा है या कुछ तो कर रहा है, या इसको कुछ हो गया है, लेकिन कुछ नहीं है भाई। दोस्त तो दोस्त है अपना, ले आना पड़ेगा ही भाई इसको, हाँ बिल्कुल। है ना, छोड़ तो सकते नहीं है। अब भाई वो गाड़ी में घुसा रहा, हम बैठा रहा। मैं फिर गाड़ी में बैठा भाई, और देखा मैंने भाई, तो उल्टियाँ करनी चालू करी भाई फिर उसने गाड़ी में। और उसकी आंखों की वो हालत थी, मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आपको। मतलब लग ही नहीं रहा था कि भाई वो वही इंसान है जो मेरे साथ घूम रहा था। तो उल्टी तो वैसे गाड़ी के बाहर ही कर रहा होगा वो। नहीं नहीं, गाड़ी निकला ही नहीं वो गाड़ी से भाई। वो जब से वो मूत के आया ना वहां से, वो गाड़ी में बैठा तो वो बैठा ही रहा। आपकी गाड़ी सड़ा दी पूरी। साड़ा दी ऐसा देख रहा, मार दी स्टेयरिंग पे उल्टी। है ना, स्टेयरिंग। मैं तो गाड़ी चला रहा था ना, वो तो बैठा था साइड में। अपने यहाँ उल्टी उल्टी अपने यहाँ कर रहा उल्टी को भाई। उसकी बिल्कुल शक्ल वकल बिल्कुल भाई उल्टी सीधी हो गई, मतलब अलग ही हो गया भाई वो। अब मैं उसे होश में ला रहा, मैंने कहा भाई क्या हो गया? अब चक्कर क्या था, हमने कुछ किया भी नहीं था, ड्रिंक कुछ नहीं, वगैरह। ड्रिंक हाँ। व्रिंक कुछ नहीं करते थे हम लोग मस्ती करने निकले थे कुल मिला के। मैंने कहा यार कुछ किया होता तब तो कुछ होता, ऐसा कुछ खाया पिया भी नहीं है भाई। क्या हो गया, क्या हो गया? तो मैंने गाड़ी का गेट खोला, मैंने कहा तू बाहर निकल, गाड़ी में और उल्टी उल्टी कर देगा भाई। मैंने उसे पकड़ के निकाला, उसने पकड़ ली मेरी कॉलर, और और वो झूम पड़ा मेरे पे। कैसे? जो मैंने गेट खोला, मैंने कहा चल भाई बाहर आ जा, बाहर आ जा। सुन तो वो रहा नहीं था, सामने ही देख रहा था। उसकी मुंडी ही नहीं हिल रही थी, बस वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि भाई ब्रिज पे मत जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना। तो भाई मैंने उसे पकड़ के मैंने कहा चल बाहर आ जा। मैंने कहा तू गाड़ी की स्थिति हो रही है। वो जैसे ही उसे बाहर खींचा तो वो मेरे पे झूम पड़ा। वो भाई झूम पड़ा मेरे पे, तो फिर मैंने धक्का वक्का दिया उसको, साइड में किया,
और वो भाई बेहोश हो गया, मतलब सो गया वो तो पूरा। अच्छा। भाई मैंने कहा भाई क्या चोरी चल रही है यार ये। मैंने कहा अब लिटरली मेरा दिमाग चौक हो गया, तो मैं नहीं समझ में आ रही क्या है। मैंने भाई सबसे पहले तो घर वालों को फ़ोन लगाया, तो अपने घर वालों को फ़ोन लगाया। अब हम बहुत दूर थे भाई, आने में ही उन लोग घंटों लग जाते उन सही लोगों बात को। है। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ भाई। फिर रात में एक अंकल टाइप के दिखे, तो इस बार मैंने ध्यान से देख लिया क्योंकि सही में आ रहा है कि भाई छलावा तो नहीं। हाँ हाँ हाँ। कल थे कोई साधु टाइप के रहते ना, सफ़ेद दाढ़ी वाड़ी बड़ी अच्छी। क्या हो गया बेटा ये वो। मैंने कहा अंकल ऐसा ऐसा हो गया वो। मैंने बोले चलो अपन ले चलते हैं। तो हम लोग उठा के कंधे पे लेके गाड़ी को लॉक वॉक करके मंदिर के इधर लेके चले गए भाई उसको। फिर मंदिर में जाके फिर थोड़ा बैठा, मुंह वूह धोया वोया करके उसने थोड़ा सा। फिर वो जो बुढ़े अंकल थे उन्होंने बोला कि सही हो जाएगा थोड़ी देर, वो सही हो गया। चले गए। हम लोग बैठे रहे भाई, वो भी बैठा रहा। मंदिर खुला था रात को या लाइट बंद? जल रही थी बस, वो शटर लगी हुई थी। और बाहर थोड़ा एरिया होता है ना, प्रांगण जिसको बोलते हैं, आंगन टाइप का, वहाँ बैठ गए थे। अब गंदे संदे में वैसे भी अब रात में करते गए, 2:30-3 बज चुके थे रात के, सुबह ही होने वाली थी। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, सुबह होने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद बैठा रहा वो मंदिर में, बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा। घर वाले भी क्या कहाँ ही आते, बोले बेटा तुम लोग ही पहुँच जाओ जैसे तैसे करके, नहीं तो थाने पहुँच जाओ, इसको लेके इसकी सुटाई लगवा दो। उसके बाद भाई फिर वो होश में आया थोड़ा बहुत। तो फिर मैंने उससे पूछा भाई क्या हुआ था। तो कहने लगा भाई मैं जब बाथरूम करने गया था ना, तो एक अंकल आए पीछे से सफ़ेद कुर्ते पजामे में। भाई मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा सफ़ेद कुर्ते पजामे में मैंने देखा था ब्रिज पे एक आदमी को, मतलब बहुत हल्की झलक सी पड़ी थी, कोई दूर कोई आ रहा है। मैंने कहा आ रहा होगा। फिर ध्यान आया और इतनी रात में कौन आ रहा था, कोई नहीं था। बोले वो सफ़ेद कुर्ते अंकल थे। और कहने लगे, उन्होंने एकदम से पीछे से हाथ किया मेरे को, मैं पलटा तो गायब हो गए, मतलब ओझल हो गए। भाई उसके बाद मेरे को कुछ याद नहीं है। उसके बाद का उसको कुछ याद नहीं कि वो कार में आके बैठा, उसने उल्टियाँ करी और ये सब हुआ, और वो मंदिर में कैसे आया। भाई वो उसकी खुद हालत ख़राब, वो खुद काँप रहा, उसके ऐसे 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 हाथ काँप रहे थे। और उससे ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रही थी कि भाई हालत टाइट हो जाए ऐसे टाइट हो माहौल जाए। में फिर जैसे तैसे हम रुके रहे, सुबह के 4-5 बजे जब उजाला हुआ। मैंने कहा भाई अब तू ओके है ना। मैंने कहा चल भाई गाड़ी जैसी है बैठ, अपन चलते हैं घर, और इस रास्ते पर कभी नहीं आएंगे भाई, और खतरनाक रास्ता है ये। भाई एक ऐसा इंसिडेंट था, मतलब जिसके गवाह में 2 लोग हैं, मतलब मैं और मेरा दोस्त। भाई हम लोग हमेशा इस बारे में बात करते हैं, और मैं हमेशा उससे बोलता है तेरे साथ कभी घूमने नहीं जाऊंगा, अब जाऊंगा तो ये मुंह तेने सड़क पे कभी उतरने भाई नहीं वैसे कहते हैं कि कहीं भी ना मूतना नहीं चाहिए आपको। यस, कहीं पर भी करना नहीं चाहिए, और मजबूरी है तो ऐसा बोलते हैं कि पेड़ की जड़ में तो नहीं ही करनी चाहिए कभी भी, और कर भी रहा तो 3 बार बोलना चाहिए कि कृपया हट जाइए हट जाइए हट जाइए, उसके बाद आप कर लो। ऐसा होता है। पहले ही माफी मांग लो कि मुझे माफ करना, अगर कोई हाँ, कि यहाँ पे अगर आप कोई है। बैठे हो यहाँ से तो कृपया हट जाइए, ऐसा एक अनुरोध कर दो तो भाई ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो कभी पेड़ वेड़ के तरह सुनसान जगह पर अवॉइड ही करना चाहिए, खासकर जब आपको भाई थोड़ा मुझे तो लगता है रात को ट्रैवल करना ही अवॉइड करना चाहिए, पहाड़ों पे खासकर। वहां तो वैसे ही सेफ्टी नहीं है, रोड सेफ्टी भी नहीं है, और ऐसी सेफ्टी घटना भी जो नहीं हुई है। उसमें हमको ये समझ में नहीं आ रहा था, मतलब मैं दिमाग लगा रहा था कि भाई एक्चुअली में हमसे गलती क्या हुई। वो बहुत बाद में थोड़ा रियलाइज करने में समझ में आया कि भाई ये जब गया था ना तो कुछ हुआ तो गड़बड़। वो जो बाबा आए थे, जो व्हाइट दाढ़ी वाले जो भी थे, वो अंकल, उन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं किया, उन्होंने बस बोला कि बेटा तुम लोग यहाँ बैठो, और वो चले गए। वो बस उनका इतना ही था भाई कि वो पता नहीं कहाँ से आए, और उन्होंने हेल्प करके, मैं अकेला उसको नहीं उठा सकता था, इतने बस की नहीं थी मेरे, मतलब कैसे घसीटता करता क्या करता, गाड़ी ऑन हो नहीं रही थी। मैं वहीं खड़ा हुआ था भाई, मैं तो मोबाइल पे लगा था टिक टिक करने में। नेटवर्क गाँव में होता नहीं है कि भाई इसको लगा दूँ उसको लगा दूँ कोई तो आ जाए। हाँ वो तो भगवान की तरह वो प्रकट हुए, कौन थे क्या थे भाई, उन्होंने धन्यवाद करने का मौका भी नहीं दिया। लेकिन भाई आपने ये पूछा उनसे अपने दोस्त से कि तुम कह रहे थे पुल पे 12 लोग दिख रहे हैं, वो उस बारे में कुछ बताया उन्होंने? उसे कुछ याद ही नहीं है। वो ब्लैकआउट हुआ ना बाथरूम करने के बाद? उसके बाद से उसको मंदिर में ही होश आया सीधे। उसको बीच का कुछ किस्सा याद नहीं कि भाई, अब उसको ये नहीं पता कि हम कहाँ हैं, अभी कितने दूर आ गए हैं। वो तो थोड़ी देर तक तो ये बात करता रहा कि भाई यहाँ थे, मूतने गया था मैं, मंदिर कैसे आ भाई जिसने टैप किया है ना वो उसी का कुछ है। कुछ गड़बड़ है। भाई वैसे सही पहाड़ों में सही में बहुत डर लगता है रात में, अंधेरे में कुछ सही में नहीं दिखता भाई, अगर हेडलाइट ना जल रही हो। सही बात है। क्योंकि साइड में खाई है और आगे आपको चलना है, और लोग भी नहीं होते आसपास, ना गांव होता,
3-4 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी। गाड़ी की हेडलाइट अगर खराब हो जाए ना तो भाई खौफ का माहौल क्रिएट हो जाता है, फुल अंधेरा। और कोई किस्सा बताओ भाई, बढ़िया हॉरर, नेक्स्ट लेवल, मजा आ जाए। आपका नहीं हो लेकिन किसी और को, लेकिन हम तीनों के रोंगटे खड़े कर एक देगा। और घटना हुई थी भाई, लेकिन मेरे साथ नहीं हुई थी, मेरे साले के साथ हुई थी, है ना। वो थोड़ी सी फिल्मी कहानी है, शुरू में हमको भी यकीन नहीं हुआ था, बट मतलब वो बंदा जेन्युइन था, मतलब ऐसे उसने आज तक कभी ऐसी बात की नहीं थी, क्योंकि वो खुद भूतों पे विश्वास नहीं करता था। वो यहीं पे दिल्ली में ही जॉब करता था, सिविल इंजीनियरिंग की, तो वो झांसी का रहने वाला था, अपना घर जा रहा था छुट्टी में। तो भाई रात की ट्रेन थी, रात को उतरा, अब जो घर था वो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था भाई, पास में था, लेकिन क्या बीच में रेलवे कॉलोनी पड़ती है, वो पुरानी सी कॉलोनी है, पूरा अंधेरा रहता है। तो वो बंदा उतरा ट्रेन से फुल कॉन्फिडेंस में, ऑटो वालों ने पूछा होगा उससे कि भाई चलना है, कहते भाई अपना तो घर ही अपना एरिया, अपन तो चले जाएंगे टहलते टहलते सिगरेट वगैरह पीते हुए, स्टेशन खुला रहता है रात में, है ना। तो भाई वो वॉक कर रहा था, तो उसको घर के सामने रहने वाला एक लड़का मिल गया, उसको मिल गया, बढ़िया बातचीत करते हुए दोनों घर पहुंच गए। तो पूरी बातचीत हुई रास्ते में, भाई कहाँ क्या जॉब चल रही है, भाई मैं थोड़ी अपनी भी लगा दो जुगाड़, तो वहाँ तो बढ़िया है, ऐसा नॉर्मल जो भी कन्वर्सेशन हुआ होगा उसका, घर पहुँच गया, बढ़िया सोया रात में, सुबह उठा, और सुबह उठ के भी नॉर्मल, क्योंकि कोई कुछ हुआ तो था ही नहीं भाई, बढ़िया अपना नहाए धोए, खाना वाना खाया, बैठ के धूप सेक रहा, बातचीत चल रही, और बेटा कैसे क्या, बोले हाँ रात को संतोष मिल गया था, और बढ़िया उसके साथ आ गए बात करते करते, पता ही नहीं चला रास्ता ऐसा वैसा। तो मम्मी का दिमाग खटका, बोले संतोष मिल गया था, कौन संतोष मिल गया था? तो बोले संतोष मिल गया था अपना इसका भाई, रोहित का भाई, सामने तो रहता है ना, उसकी दुकान है। बोले अरे, बोले बेटा वो तो खत्म हो गया 4 दिन पहले। तो भाई इसको लगा कि इसको एकदम समझ ही नहीं आया, खत्म हो गया ऐसा मतलब, क्योंकि ऐसा तो बोलते नहीं है कि मर गया या कुछ खत्म हो गया भाई। बोले कैसे खत्म, बोले पता नहीं, बीमार एकदम से बीमार पड़ा, और बुखार उखार चलता रहा, खूब इलाज कराया, पर वो रात को 4 दिन हो गए, बोले उसको बताया नहीं तुमको, कोई इतना कोई जरूरी तो थी नहीं, आने वाले थे। अब भाई साहब मम्मी पूछ रही बार बार कि मतलब वही संतोष था ना, यही संतोष है? बोले अरे मम्मी पहचानता हूँ संतोष को। कह लगा वो ही था, यही था। कह लगा अब तुम बताना मत उसके भाई को, ये है वो है। बोले नहीं नहीं मैं तो बताऊंगा, मिला था और वो तो बहुत खुश था और अच्छे से बात कर रहा था। बोले ठीक है, फिर गए उसके घर बार, बातचीत हुई। बोले पहले तो कंफर्म किया इसने कि भाई सही में मम्मी तो प्रैंक नहीं कर रही कहीं कुछ, है ना। पर कंफर्म, हाँ वो तो भाई घर में वही माहौल चल रहा था, 13वीं होने वाली थी, 4-5 दिन पहले का ही तो केस था, वो तो पूरा गया। तो कह लगे भाई क्या क्या, अरे आ गए तुम, कह लगे वो तो। भाई वैसे कहते हैं कि 13 दिन तक आत्मा भटकती है एक इंसान की जो मरा है रिसेंटली, पर भाई अलग ही सीन है इवन भाई। ऐसे एक हमारे बहुत करीबी रिलेटिव थे, बहुत बूढ़े थे, उनकी हुई थी डेथ, उनकी बहुत ख़राब तरीके से डेथ हुई थी। उनका थोड़ा हार्ट का इशू था, तो हॉस्पिटल वालों ने कुछ गड़बड़ किया था, ठीक से उनका नहीं किया था ऑपरेट, तो उसकी वजह से उनकी मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी मरने से पहले। मैं देखने गया था हॉस्पिटल में, तो मैं देख के मतलब मेरी रूह काँप गई थी कि यार एक इंसान के शरीर की ये हालत हो सकती है। पीछे पूरे फफोले पड़ गए थे बॉडी के, उठ ही नहीं सकता आदमी, नहा नहीं सकता, पीछे पूरा कीचड़ कीचड़ टाइप से, इस टाइप का। तो फिर उनकी डेथ हो गई जब, तो सब कुछ कर के हम भी उसी घर पे थे। तो अब ऐसा बोलते हैं कि जिसकी डेथ होती है वो रात को अपने घर आखिरी बार आता ज़रूर है। ये बात अभी मैंने बोल दी, लेकिन उस टाइम हमारे दिमाग में नहीं आई थी। तो रात को सब लोग सो रहे थे, बहुत सारे लोग थे घर में, सब लोग ऐसे ही बिछा के चटाई वटाई एक बड़े से हॉल में सो रहे थे। तो रात में एकदम से उनकी लड़की का जो बच्चा था उसको किसी ने धक्का मारा, बिस्तर पे लेटा था, उसको धक्का मारा तो वो फेंका गया बेड से। अब ये बिल्कुल सामने की घटना बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। वो फेंका गया तो वो एकदम से उठा कि मुझे बेड से किसने फेंक दिया उठा के, और इधर से जो उनकी जो लड़की थी वो चीख के उठी कि पापा आ गए, पापा आ गए। और बाकी सब भी एक साथ उठे। अब सबके साथ अलग अलग इंसिडेंट हुआ है, तो सबकी जब नींद खुली ना एकदम से, तो बाकी बोल रहे कि बहुत तेज धमाका हुआ, कुछ हुआ यहाँ पे। हम सब ने धमाका सुना बहुत तेज, कोई आया एकदम से ऐसे झोंका सा हुआ कुछ। एक बोल रहे कि नहीं नहीं पापा आ गए, पापा आ गए। पापा बोल रहे कि हाथ पकड़ रहे, इधर से उन्हें कोई खींच रहा है, एक सपने में। और इधर से वो लड़का बोल रहा कि बेटा तुम, बोले मुझे तो किसी ने धक्का दिया, फेंका गया बेड से मैं। वो भाई 15-20 लोग उस हॉल में, आदमी औरत बच्चे बुजुर्ग, सबकी एक साथ नींद खुली, सबके अलग एक्सपीरियंस। अच्छा। फिर समझ गए भाई कि
लगता है कि कोई मतलब वो क्योंकि आए। दरवाजा खोल के रखते हैं उस टाइम, ऐसा कुछ चलता है, मतलब बंदे नहीं करते कि भाई आएंगे आके चले जाएंगे, जो भी रहता है सिस्टम। तो और हम लोग सब छत पे, जितने भी दामाद थे उनके, इस टाइप से चल रहा था, तो हम सब जग रहे थे, मतलब हम लोग सोए नहीं थे, हम तो वो छत पे ही थे। हमने कहा भाई, तो एकदम से चीखने चिल्लाने की आवाज़, एकदम से दरवाजा वगैरह खोल, खट फट चीखने चिल्लाने, नीचे आकर देखा क्या हुआ, तो बोले ये हुआ। बताओ। आपको नहीं फील हुआ कुछ छत पे? नहीं, किसी को फील नहीं हुआ। देखो, ये एक रिलेशन वाली बात होती है, ऑरा वाली बात होती है, और जो उस टाइम आत्मा आती है वो कुछ फील कराने नहीं आती, वो अपने अलग उनका जो भी चलता है ना। बट अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई तुम क्या भूतों पर विश्वास करते हो, तो अब अगर मैं सीधी एक लाइन में बोलूँ कि हाँ भाई करता हूँ, तो लोग बोलेंगे नहीं, अंधविश्वास ही है। जबकि अंधविश्वास के दो पहलू होते हैं। अगर आप भूतों पर विश्वास नहीं करके केवल साइंस साइंस पे विश्वास करते हो, ये भी अंधविश्वास है। किसी एक सिक्के के पहलू को ही देखते रहना ही अंधविश्वास है। चाहे आप बिल्कुल साइंस पपेट बन जाओ, या बिल्कुल ही आप टोने टोटके में घुस जाओ कि भाई सही नहीं, बात। दवाई भी नहीं खरीदनी हमको तो, और हर चीज़ के पीछे भूत ही है, ये भी नहीं। आप बैलेंस लेके चलना पड़ता है आपको। हाँ, आप दोनों चीज़ों की रिस्पेक्ट करो कि भाई होती है, खिलवाड़ नहीं करना, खिलवाड़ नहीं करना। अपना आराम से जीवन जियो, उनका अलग अलग दुनिया है, ना उन्हें बुलाओ, ना उनसे पंगा लो, और जो थोड़े बहुत रूल्स आपको मालूम हैं वो फॉलो करो आप, सो दैट कि आप सेफ रहो। भाई ये तो हो गए इंडिया के किस्से, कोई ऐसा किस्सा भी है जो बाहर का लेकिन बहुत डरावना हो, किसी विदेश का, यूएस यूएस का, कहीं का? भाई बाहर के तो बहुत किस्से हैं, सबसे खतरनाक किस्सा है जर्मनी का। अच्छा। उस पर मूवी बनी है, इस टॉपिक पर, रियल स्टोरी पर बेस्ड। इसका नाम है एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, और ये केस जिस लड़की का है ना, उसका नाम है एनिलिसे मिशेल। अच्छा। ये जर्मनी में रहने वाली लड़की थी, और बहुत नॉर्मल कहानी है इसकी, बट इसके साथ जो हुआ ना भाई, सुन के मतलब रूह कांप जाएगी। बताओ भाई। 16 साल की एज तक सब कुछ ठीक था भाई, एकदम नॉर्मल घर में सब चल रहा था, पूजा पाठ वगैरह घर वाले बहुत करते थे, कैथोलिक फैमिली थी, धर्म को बहुत मानते थे भाई, फुल पॉजिटिव माहौल था। 16 साल जैसे इस लड़की ने क्रॉस किए भाई, उसके बाद इसके बिहेवियर में इतने सडन चेंजेस आए, घर वाले समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। बैठी रहती एक जगह, दीवारों को घूरती रहती, और लकड़ी के घर तो वही अपने नाखून से लकड़ी को कुरेदती रहती थी भाई, उसकी पूरी उंगलियां खराब हो जाती थी, उसको दर्द का एहसास नहीं होता था। पड़ी रहती थी एक जगह, और रात को सो नहीं पाती थी। वो हमेशा माँ बाप को ये बोलती थी कि मेरी, जैसे ही मेरी नींद लगती है, कोई ऐसा लगता है छाती पे आकर बैठ गया है। तो घर वालों को लगा भाई पता नहीं ऐसा क्या हो गया, पहले कभी फैमिली में ऐसा हुआ नहीं था, तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने वही बता दिया कि डर है बच्ची को, कुछ नहीं है, ऐसा करके भाई उसका 5 साल इलाज चला। अच्छा। और 5 साल इलाज चलते चलते कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई। एक बार क्या हुआ, ये इस पे डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, आप सर्च करोगे ना, उस लड़की की रियल लाइफ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, पूरी चीज़ें एग्जैक्ट बताई हैं। मैं बताता हूँ आपको कि लड़की बैठी हुई थी अपने रूम में, और वर्जिन मैरी की मूर्ति रखते थे वो लोग घर में, तो उसको देख रही थी, तो माँ आई कि भाई क्या देख रही है, तो वो जैसी लड़की पलटी, उसकी आंखें पूरी ब्लैक। ये उसकी माँ ने खुद बताया है, स्टेटमेंट दिया है कि हमारी लड़की की आंखें पूरी ब्लैक थी, जस्ट बिल्कुल डीमन की तरह। तो भाई ये वो दिन था कि उनके घर वालों को समझ में आ गया कि कोई बीमारी नहीं है, कुछ और बात है। तो भाई ये ले गए चर्च में। अब वहाँ चर्च वालों ने मना कर दिया भाई कि हम एग्जॉर्सिज्म वगैरह नहीं करेंगे। उसके दो रीज़न थे। क्या चल रहा था कि लोगों में मतलब बहुत फैशन सा आ गया था उस टाइम के एग्जॉर्सिज्म करवाने का, तो लोग हर कोई क्या कर रहा था कि भाई कुछ भी छोटी मोटी बीमारी हुई तो भाई पहुंच जाते थे एग्जॉर्सिज्म कर दो। उस टाइम फिल्में वगैरह भी आ रही थी बहुत, तो लोगों को बड़ा चस्का चढ़ा हुआ था। तो चर्च वाले बोल रहे थे तुमने तो धर्म का मजाक बना दिया, मना कर दिया, भगा दिया कि तुम डॉक्टर को दिखाओ। फिर भी भाई रिक्वेस्ट करी उनसे कि नहीं नहीं, आप प्लीज़ एक बार देख लो हमारी लड़की को, हालत बहुत बिगड़ रही है भाई। वो लड़की चर्च के अंदर आती ही नहीं थी, उसको ले ही नहीं जा पाते थे, उसको खींच खींच के ले आते थे, वो खिंचती नहीं थी लोगों से, जबकि उसकी एज होगी करीब 20 साल की। उस जहाँ जब तक ये घटनाएं चल रही थी, उससे पूछते थे कि क्यों नहीं जाती, तो बोलती कि मैं चर्च की ज़मीन पर मेरे पैर जलते हैं। अच्छा। ओ। तो भाई अब घर वाले ले नहीं आ पा रहे, तो फिर उन्होंने एक जूनियर फादर जो रहते हैं उसको बोला कि यार एक बार आप घर आते। देख देख के चले आओ, क्योंकि ये जो मेन फादर हैं वो तो इलाज कर ही नहीं रहे हैं, एग्जॉर्सिज्म नहीं कर रहे हैं। तो वो आया,
एस्ट्रो नाम था उसका भाई। वो आया जब, तो उसने देखा कि फर्श पर पड़ी हुई है ऐसी बेसुध सी, कुछ नहीं खाया, इसके दांत वांत पूरे सड़ गए, पूरा चेहरा एकदम अजीब सा हो गया। 5 साल हो गए थे भाई, उसने बिल्कुल, उसकी लाइफ खराब हो चुकी थी। वो उसको देख के खड़ी हो गई, खड़ी होकर उसने खड़े खड़े भाई उसी के सामने पेशाब कर दी। उसके माँ बाप भी थे, और वो जो एस्ट्रो करके बंदा आया था भाई, वो देख के रह गया। और उसके बाद उस लड़की ने क्या किया कि फर्श पर लेटी और अपना ही पेशाब पीने लग गया एस्ट्रो के सामने देख देख के। मतलब वो क्या आई बात कर रहे कांटेक्ट हो? एस्ट्रो से कर रही थी और पेशाब पी रही थी अपना। अब घर वालों की हिम्मत नहीं हुई भाई कि मतलब उसको पकड़ के वहां से हटा दे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो वो बंदा समझ गया भाई खतरनाक स्थिति है। फिर घर वालों से बात की कि ये सब क्या है। घर वालों ने बताया कि ये क्या करती है भाई, रात को घूमती है, इसने सोना बंद कर दिया है, मतलब ये बिल्कुल नहीं सोती है, इसकी हालत बिगड़ रही है। और कोई भी कीड़ा मकोड़ा मकड़ी छिपकली कुछ भी दिखता है घर में, वही पकड़ के जिंदा खा जाती है। अरे मतलब यही खा के जिंदा है वो, उसने खाना पीना छोड़ दिया और वो बोलती है कि मतलब मेरे अंदर का शैतान मुझे खाने नहीं दे रहा। तो भाई ये सब देख के तो समझ गया भाई कि मतलब ये डेमोनिक पोजीशन का ओरिजिनल केस है। फिर उसने बताया अपने सीनियर्स को, 2 लोग थे, वो लोग आए भाई। तो उन्होंने बोला कि एग्जॉर्सिम करना पड़ेगा, लेकिन हम पूरी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे, हम वीडियो भी बनाएंगे एग्जॉर्सिम के और ऑडियो भी रिकॉर्ड करेंगे, प्रूफ रहे हमारे पास। और इस बार मेन फादर आए हैं, जो चर्च मेन के फादर फादर आए थे भाई करने के लिए, क्योंकि ये छोटे मोटे के बस की बात नहीं थी ये जो चल रहा था। और वो जब उसका एग्जॉर्सिम करने लगे तो उन्होंने स्टार्टिंग में भाई उसकी ऑडियो जो रिकॉर्ड करी थी वो आज भी अवेलेबल है। उस लड़की के अंदर से 6 लोग बोल रहे थे एक साथ। क्या बात कर रहे हो? अभी भी है, यूट्यूब पर आप सर्च। आपने सुनी है? हाँ मैंने सुनी है ना। 6 लोग एक साथ बोला, 6 आत्माएं थी उसके अंदर। उसने बताया एग्जॉर्सिम के दौरान कि हम आए हैं नरक से और इसको ले जाने के लिए आए हैं। 6 ने अपना नाम बताया, और वो प्रॉपर ऑडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है भाई सब जगह, ओरिजिनल। मतलब आदमी औरत जो भी है, मिक्स हाँ आवाज आ रही है मिक्स मुंह आवाज, से। 6 लोग 6 नाम के साथ कि हम ये हैं। चैलेंज था उसको फादर को कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, लड़की तो जाएगी हमारे साथ, हम रोक के दिखा दो इसको। उसको दिखा दो। भाई इन लोगों ने पूरी जी जान लगा दी अपनी। लड़की की हालत हो गई खराब। आप समझो उस लड़की के करीब 3 साल तक एग्जॉर्सिम चलते रहे, 67 बार। इतिहास रहा है, कभी एक एग्जॉर्सिम भी बहुत पेनफुल होता है, ऐसा नहीं होता कि बस लेटा के भाई झाड़ आप बता सकते हो कि क्रिश्चियन एग्जॉर्सिज्म में करते क्या है वो? होली वाटर डाल होली वाटर तो सबसे पहले डालते हैं, उसके अलावा ये लोग अपने मंत्रों वगैरह का उच्चारण करते हैं। इससे क्या होता है, अंदर की जो आत्मा होती है वो जिस शरीर में मौजूद है उसको पेन पहुंचाती है। ओके। जब जो फादर होते हैं वो जो आत्मा को आदेश देते हैं जीसस की तरफ से कि बाहर आओ, तो वो आत्मा शरीर नहीं छोड़ना चाहती, तो वो क्या करती है, जिस शरीर के अंदर मौजूद है उसको इतना पेन देती है, उसके अंदर से बोन्स तोड़ती है, शरीर के ऐसे ऐसे मूवमेंट होते हैं ताकि जो घर वाले हैं उनका दिल पिघल जाए कि नहीं 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 नहीं, रोक दो, हमारा ये जो है जो भी रिलेटिव है ये लड़की मर जाएगी। मतलब वो नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है एक एग्जॉर्सिम। तो उस लड़की के साथ 67 बार एग्जॉर्सिम हुए, 67 बार। आज तक कभी किसी के साथ नहीं होंगे। मतलब हिस्ट्री रही है एग्जॉर्सिम की कि आज तक किसी भी इंसान ने 67 एग्जॉर्सिम नहीं झेल पाया है। जनरली क्या होता है, एग्जॉर्सिम की प्रोसेस इतनी पेनफुल होती है ना, वो जो भी आत्मा शरीर में रहती है वो इंसान को इतना तड़पाती है कि 2-3 एग्जॉर्सिम के बाद वो निपट जाता निपट जाता है। ये लड़की 67 एग्जॉर्सिम तक इसने संघर्ष किया, लड़ाई की, और एट लास्ट फिर इसके शब्द ये थे, शैतान इसको नहीं ले जा पाया। इसने खुद बोला फादर से कि अब मैं थक चुकी हूँ। क्योंकि क्या हुआ कि ये पूरे इस प्रोसेस के दौरान उसने खाना पीना बंद कर दिया था, उसका वजन 30 किलो रह गया था। अच्छा। मतलब 5-6 साल के बच्चे का वजन होता है 30 किलो, 28 से 30 किलो के आसपास। और वो अच्छी खासी अडल्ट लड़की थी, 21-22 साल तक आते हैं, तो उसका वजन 30 किलो रह गया था, वो हड्डियों का कंकाल बन चुकी थी। और मतलब पहले की बिफोर और आफ्टर की फोटो आप देखोगे ना, उसकी रियल फोटो, आप यकीन नहीं कर पाओगे, कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। और लाइव में ऐसा कुछ नहीं, जैसे आपने तो मूवी भी देखी और सब पूरी रिसर्च करी है, फादर वगैरह को जैसे हम मूवी में देखते हैं कि भाई उनको भी ठेस पहुंचती है, उनका भी नुकसान होता है, ऐसा भी कुछ हुआ है? उनकी जान को कभी कभी खतरा हो जाता है, क्योंकि भाई आप एक डेमोनिक एंटिटी से लड़ाई लड़ रहे हो किसी और के लिए। तो क्या होता है कि जब बात बिगड़ने लगती है तो क्या ये जो भी स्पिरिट रहती है वो कभी कभी फादर के ऊपर भी
अटैक करने की कोशिश करती है, बट ये पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि अगेन वही पावरफुल ऑरा रहता है फादर्स का, क्योंकि वो रिचुअल्स वो वही लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं अच्छी वाली, तो इतना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। वो चर्च में ही रहते हैं भाई, और जिसके अंदर डेविल होता है वो चर्च में उसके पैर जलने लगते हैं, तो वो हमेशा गले में क्रॉस पहने रहते हैं, होली वाटर उनके हाथ में रहता है, तो वो इतने सॉफ्ट टारगेट नहीं होते। परेशान करने की कोशिश करती है, डराना, चीज़ें हिलाना या फिर कुछ भी किसी घटना होना, ताकि सामने वाले का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो। जहां आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है ना, आप वीक पड़ जाते हो। बट भाई मतलब ऐसा कुछ रिवील हुआ था या बताया था कि उसी बच्ची को क्यों टैप किया था उन्होंने? इसका कोई रीज़न या ऐसा कुछ वो पता नहीं चला है। जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, आर्टिकल्स इसके ऊपर है या जो भी डॉक्यूमेंट्री वगैरह है, कि आखिर क्यों यही लड़की टारगेट हुई थी, मतलब स्पेसिफिक टारगेट यही क्यों थी, क्योंकि 16 साल की एज तक तो सब कुछ ठीक था, और इनके घर का या इनके परिवार का भी ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था जिसका ये जो 6 आत्माएं बता रहे थे इनसे कोई हाँ। रिलेशन हो। हम्म। ये एक रैंडम केस था, ठीक है। यहाँ पर इस केस के 2 पहलू हैं, है ना। एक तो जो भुगतता है भाई वही जानता है, कोई भी बैठकर कमेंट्री नहीं कर सकता कि भाई ये सच में हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि जो सह रहा है, उस लड़की ने खाना पीना छोड़कर अपनी अपनी बॉडी खुद से छोड़ दी थी कि भाई ये लड़ाई में नहीं लड़ सकती, अब ख़त्म करो ये सब, और फिर फाइनली वो चली गई थी, है ना। तो यही एक पॉइंट और आता है इसमें, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि भाई उसका घर में इतना कट्टर धार्मिक माहौल था, तो जहाँ धर्म की बात होती है ना, वहाँ पर ये सब चीज़ों की बात भी होती है कि भाई शैतान, डेविल, बुरी आत्माएं, दोनों सिक्के के पहलू हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ तो जो हुआ था वो तो हुआ ही था, लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्जॉर्सिज्म के केसेस में जब बच्चे के साथ बचपन से इस तरीके की बातें की जाती हैं कि भाई भूत भी होते हैं, डेविल भी होते हैं, आत्मा पॉजेस कर लेती हैं, एग्जॉर्सिज्म से ये चीज़ें दूर हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों का बहुत सॉफ्ट मन होता है, वो चीज़ को पे यकीन करने लग जाते हैं। ये चीज़ बहुत फैसिनेटिंग होती हैं। यूट्यूब पर भी ये सब चीज़ें बच्चे ज़्यादा देखते हैं क्योंकि वो यकीन करना चाहते हैं, उन्हें मज़ा आता है। ये चीज़ कहीं ना कहीं एक बैड इफेक्ट डाल देती है। तो जो पेरेंट्स हैं उनको ख्याल रखना चाहिए कि भाई आप इन सब चीज़ों पर बिलीव करते हो या ना करते हो, बट बच्चों के सामने जब आप डिस्कशन करो, थोड़ा सा पहले आप एक बार सोच लो कि उस बात का बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा, है ना। जो एनिलिसे का केस था उसमें बचपन से ही उससे यही सब बातें होती थी, की जाती थी। अब एक्चुअली में उसके साथ डेमोनिक पोजीशन था या नहीं था नहीं कह सकते, बट आज भी उसकी आवाज़ें रिकॉर्ड है ना। इस और केस में कह सकते हैं कि हो सकता है कि है, क्योंकि 6 लोगों की आवाज एक साथ निकलनी 6 लोगों की possible है। आवाज़ें, और ऐसा भी था कि पहली बार में उसको फादर के पास ले गए थे, उसका 5 साल तक इलाज चला था, हाँ। है ना। उसकी आंखें काली हो जाना, घर वाले अपने ही बच्चे के बारे में झूठ क्यों बोलेंगे। और ऐसा भी नहीं था कि मतलब उस लड़की के साथ कुछ किया गया, उसने खुद से ही अपनी जान दे दी कि भाई अब ये लड़ाई में और नहीं लड़ सकती, है ना। और हर चीज़ उसने प्रॉपर बताई बोल करके, भाई ये ऐसा ऐसा है ना। पर ये बात तो सही कह रहे हो भाई आप कि घर वालों को ध्यान रखना चाहिए, आसपास बच्चा है या नहीं, उसके अराउंड बात करनी है या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा हर चीज़ें कैच करता ही करता है, ऐसी चीज़ें। हम तो बचपन में आहट और जी हॉरर शो देखकर ही यकीन करने लग जाते थे, अब हंसी आती है उनको देखकर, बट वो चीज़ें तब बुरा असर डालती थी भाई उस टाइम तो डर लगता था भाई। जब वो शुरू होते थे शो। भाई आज भी डर लग जाए देख ले तो क्योंकि हम तो इतनी बातें करते हैं, कभी कभी तो सर हमारे पॉडकास्ट में ही ऐसी बात हो जाती है, तभी फट जाती है हमारी तो। पॉडकास्ट में हुई भूत की बातें, कोई सी लाइट बंद हो गई हाँ तो ऐसा लगता है ये क्या चल रहा भाई। लगता कोई आ गया है। हाँ हो जाता है सर ये। तो भाई जो हमारे व्यूअर्स भी, जो बच्चे लोग भी ये पॉडकास्ट देख ले, उनके लिए भी मैं कह दूं भाई, हम लोग भी पॉडकास्ट क्रिएट करते हैं अवेयरनेस के लिए, बताने के लिए कि भी Right, अवेयर right. रहो, रादर देन तुम इस चीज से इफेक्ट मत कर लेना अपने आप को साइकोलॉजिकली कि तुम डीप डाउन थॉट्स में जा रहे हो। इसको मेजरली सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लिया जाए, और इससे बस ये कंक्लूड किया जाए कि इन चीजों से पंगा नहीं लेना। बाकी ऐसा भी नहीं है कि आपके साथ हो ही रहा है हाँ।